नमस्कार। चलिए आज के सत्संग में हम पूर्णता को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूर्णता का विषय जो है ये काफ़ी एक पुराना विषय है। पुराना यानी 10-20 साल की बात नहीं है, हज़ारों साल से इस विषय को लोग समझने की प्रयास किए हैं। पूर्णता को लेकर जो वैदिक मंत्र वगैरह है ये इसके बारे में आप में से कई लोग शायद वाकिफ़ होंगे, आपको पता होगा। शायद बहुतों को पता ना भी हो, क्योंकि ये वैदिक मंत्र वगैरह ये सब आज के ज़माने से, आज के शिक्षा व्यवस्था में से लुप्त हो रही है। पर जो भी आध्यात्म और ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, ये सब लाइन में, ये सब दिशा में चले हैं, मंत्र वगैरह की चांटिंग, इसकी प्रैक्टिस ये सब किए हैं। आप सभी को पता होगा एक बहुत पॉपुलर मंत्र है पूर्णता को लेकर। पूर्णता को हम लोग, अंग्रेजी एक शब्द भी बहुत आजकल फैशनेबल हो गया है, पॉपुलर हो गया है, जिसको कहते हैं होलिस्टिक। कोई भी चीज़ जब परिपूर्ण तरह से विवरण किया जा रहा है, कोई अपने साधना पद्धति हो या अपने विचारधारा हो, इसको होलिस्टिक बोलते हैं। तो यही कह रहे हैं कि हम परिपूर्णता को लेकर आ रहे हैं। पूर्णता के ऊपर हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा जो साधना पद्धति वगैरह या धर्म हो या कोई भी चीज़ के बारे में बात किया जा रहा हो, तो होलिस्टिक मतलब होता है पूर्णता के ऊपर आधारित है। तो ये पूर्णता के बारे में यही कहा जाता है, जो मैं कुछ देर पहले मंत्र का जिक्र कर रहा था, जो सबसे पॉपुलर मंत्र है पूर्णमदः पूर्णमिदं। मैं उस मंत्र को सिखाने में आज नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक अलग ही चैप्टर हो जाएगा और किसी और दिन उसको लेकर हम लोग संवाद करेंगे। लेकिन आज का विषय यही है कि उसमें ऐसे मंत्रों में यही समझाया जाता है कि पूर्णता है क्या, पूर्णता ये वस्तु, इसको, ये वस्तु हो या जो भी हो, इसको कैसे हम समझे। तो वस्तुतः इसको ऐसे समझाया जाता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप भी पूर्ण है, यहाँ वहाँ भी पूर्ण है, यहाँ भी पूर्ण है, पूर्ण कहीं और नहीं है। ऐसा नहीं कि हम पूर्णता को कहीं वहाँ पर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, आप भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण, इस तरह से। और उसके बाद इसको समझने के लिए सबसे जो अहम इसका जो पढ़ाव है वो ऐसे समझा जाता है कि ये पूर्णता ऐसी एक कॉन्सेप्ट है, ऐसी एक विषय है, ऐसी एक चीज़ है जिससे आप कुछ ले भी ले, उससे कुछ घटा दे, उससे कुछ निकाल ले, तो भी ये वही रह जाता है उससे, यानी कि आप उससे कुछ घटा नहीं सकते। पूर्णता वैसा ही है उससे। और यानी कि अगर आपको 10 एप्पल हो आपके पास, उससे 2 एप्पल आप कम कर देते हैं, ले लेते हैं, निकाल देते हैं, तो 8 एप्पल रह जाता है। तो ये एप्पल जो है ये पूर्ण नहीं है, ये पूर्णता की बात नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आप उससे 2 निकाल ले सकते हैं तो वो कम हो जाता है। पूर्णता एक ऐसी चीज़ है, वो आप जितना भी निकाले उतना ही रहता है। अब इसी तरह से पूर्णता ऐसी एक वस्तु है, ऐसी एक चीज़ है, वस्तु या चीज़ तो नहीं है, थोड़ी देर में हम समझ लेंगे। ऐसी एक विषय है जिसमें ना आप कुछ जोड़ सकते हैं। अब 10 है तो 10 के बाद आप और 2 जोड़ दिए, वो 12 हो गया, तब वो पूर्णता नहीं था, वो कुछ और था। तो पूर्णता यानी ऐसी चीज़ जिससे ना आप कुछ निकाल सकते हैं, ना आप उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। सही बात है, क्योंकि अगर जोड़ सकते हैं तो कहाँ से जोड़ रहे हैं? कहीं बाहर से लेकर ही तो जोड़ रहे हैं। तो बाहर है, वो अगर है तो पूर्ण नहीं है। तो जो जिसकी बात कर रहे थे वो तो पूर्ण नहीं था। पूर्ण अगर होता तो जहाँ से जोड़ रहे हैं वो तो उसी के अंदर होता, तभी कहते कि ये पूर्ण है, होल है, कंप्लीट है। अब 2 टुकड़ा किए हैं तभी ना कह रहे हैं कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है। ये 2 को जोड़ रहे हैं इसके साथ तो 12 हो गया। ये 2 टुकड़ा तो पहले ही हम कर चुके थे, 10 का और 2 का। तो इस तरह से पूर्णता को समझने के लिए ऐसा कहा गया है कि ये ऐसा चीज़ है, इससे ना घटाने से कुछ घटता भी नहीं है, जोड़ने से जोड़ता नहीं है, जो का तो वैसे ही रह जाता है। अब जगत में जब ऐसे चीज़ों की हम तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, तो मिलता नहीं है ऐसा कोई चीज़। आप जहाँ भी ढूंढिए कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आप कुछ घटा देंगे तो वो वैसा कि तैसा रह जाएगा, और जिसमें कुछ जोड़ देंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। ऐसा कुछ जितना भी ढूंढते हैं मिलता नहीं है। तो तब समझने की विषय, तो क्यों इसकी जिक्र की गई है, इसका बात क्यों किया जाता है, ये इतना पॉपुलर क्यों बन गया। तो इससे ये समझ में आता है कि जब हम ढूंढ रहे हैं वो ढूंढना ही गलत जगह पे हो रहा है। जहाँ पर जिस रूम के अंदर, मानिए आप जिस तिजोरी के अंदर पैसे नहीं रखते हैं, जिस तिजोरी के अंदर आप हो सकता है अपनी कपड़े रखते हैं, वहाँ पे आप पैसे ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा? पैसे आप कहीं और रखते हैं, तो आप जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये जो पूर्णता की बात है, इसको आप जागतिक
रियल्म में, यानी कि जो तन प्राण की जो फिजिकल और एनर्जेटिक रियल्म है, जिसको नापा जा सकता है, जिसको आंखों से देखा जा सकता है, जिसको फील कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, जिसका कोई आयतन है, जिसका समय, टाइम एंड स्पेस बोला जाता है, टाइम एंड स्पेस में जिसका कोई अस्तित्व है, ये जो डायमेंशन है, इसमें आपको पूर्णता जितना भी ढूंढिए आपको मिलेगा ही नहीं, असंभव है। क्योंकि पूर्णता बाय डेफिनेशन ऐसा है नहीं जिसमें वो गुण है जिसको आप ना माप सकते हैं, ना उसको भाषा में प्रकाश कर सकते हैं, वो अनिर्वचनीय है। तो पूर्णता को हम कहाँ ढूंढें? पूर्णता को इसलिए हम वहीं ढूंढ सकते हैं जो कि स्पिरिचुअल डोमेन है, यानी तन प्राण मन चित्त, जो हम कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का ये जो फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, इसमें हम शुरू से कहते आए हैं कि तन प्राण मन चित्त, ये अलग अलग डायमेंशंस की बात होती है। इसमें भी 4 डायमेंशन, इसको प्रधान 2 तरह से बांटेंगे तो देखेंगे, एक मनश्चित्त का एक डायमेंशन है और तन प्राण का एक डायमेंशन है। 2 मोटी डायमेंशन। तन प्राण का जो डायमेंशन है ये फिजिकल एंड एनर्जेटिक, जिसको टाइम एंड स्पेस में बंधा हुआ है, जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, आयतन है वगैरह वगैरह। और जो मनश्चित्त का डायमेंशन है, इसको उस तरह से ये टेंजिबल नहीं है, इसको छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, फीता से इसको मेजरमेंट नहीं होता है, वजन से वजन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। तो हमारा जो जीवन है, ये जीवन का भी ये 2 डायमेंशन है। ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन में हम पूर्णता को ढूंढें तो शायद मिलेगा, लेकिन अगर हम पूर्णता को फिजिकल एनर्जेटिक डायमेंशन में ढूंढें तो नहीं मिल सकता है। तो फिजिकल और एनर्जेटिक यानी तन प्राण का जो डायमेंशन है, ये इसमें टुकड़ेवाद ही चलेंगे, उसमें पूर्णता का वाद, पूर्णवाद नहीं चल सकता है, क्योंकि उसमें वो गुण है ही नहीं। तो हम जो फिजिकल एनर्जेटिक डायमेंशन है, तन प्राण का जो डायमेंशन है, वहां पे टुकड़े 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 करके तभी उसको समझेंगे। और जो मनश्चित्त का डायमेंशन है, वहां पर हम पूर्णता को एहसास करेंगे। तो हम मनश्चित्त के डायमेंशन में हर किसी के साथ एकात्म हो सकते हैं, और उसमें भी मन का डायमेंशन इधर आना शुरू कर दिया, टुकड़ेवाद की तरफ आना शुरू कर दिया। चित्त का डायमेंशन है, चित्त के डायमेंशन में भी जब हम स्वविकल्प और निर्विकल्प की बात करते हैं, और गहराई में जाने से ये बातों को एक ही संवाद में सारा कुछ नहीं समझ में आ सकता है, लेकिन जब जो हम निर्विकल्प अवस्था है कि जहाँ पर हम कुछ नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और उसके बारे में हम सचेतन हैं, ऑब्जेक्टलेस कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाता है, जो बहुत कुछ डिफिकल्ट चीज़, बहुत अधूरा चीज़ नहीं है, हर कोई इसको समझ सकता है। घंटी जब बजा रहे हैं, ये जो बज गया, तो इसकी आवाज़ जहाँ ख़त्म हो गई, जब आवाज़ नहीं है, और फिर भी हम वो आवाज़ नहीं है उसको सुन रहे हैं, यही करते हैं। इसीलिए इसको दूसरे संवाद में, दूसरे सत्संग में मैं समझाया हूँ। या हम आंखें बंद करते हैं, पूरी तरह बंद कर लेते हैं, चित्त दर्शन जब हम करते हैं प्रैक्टिसेस में, आप देखें तो इसमें कुछ नहीं को देख रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं है उसको सुन रहे हैं, सचेतन है कि हम कुछ नहीं को सुन रहे हैं, सचेतन है कि हम कुछ नहीं को देख रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो निर्विकल्प अवस्था है, इस निर्विकल्प की जो बात हो रही है, वहाँ पे पूर्णता आपको मिल सकता है, और पूर्णता ही पूर्णता मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। पर आप जैसे ही वहाँ से उतर के आ गए, तन प्राण टाइम एंड स्पेस, इस डायमेंशन में जहाँ समय है, जहाँ आयतन है, इस डायमेंशन में जैसे ही आप आने लगे, तो आपको पूर्णता की एहसास नहीं हो सकता है। तो ये एक जगत है, ये दोनों जगत हम जीवन में लेके चलते हैं। हमारा जीवन ये दोनों चीज़ों का बना हुआ है। तो इसमें पूर्णवाद भी है और टुकड़ेवाद भी है। पूर्णता का भी एहसास होना चाहिए और टुकड़ों के भी एहसास होना चाहिए। मैथमेटिक्स या गणित की बात करता हूँ। गणित का जो एक एडवांस्ड एक स्टेज आता है जहाँ कैलकुलस सिखाया जाता है। बचपन पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, यानी योग, वियोग, गुण, भाग, ये सब वगैरह हम सीखते हैं। फिर सीखते सीखते एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इसी तरह से कैलकुलस सिखाया जाता है। आप में से जिनको पता है, जो सीखे हैं, अभी याद है, ऐसे आजकल तो स्कूल लेवल पे ही सबको कैलकुलस का थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। तो आप अगर स्कूल लेवल तक भी पढ़ाई कंप्लीट किए हैं तो आप कैलकुलस के बारे में जानते हैं। कैलकुलस में 2 पड़ाव होता है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस।
तो पहले डिफरेंशियल कैलकुलस सिखाया जाता है, क्योंकि ये समझते हैं तभी इंटीग्रल कैलकुलस के जो विषय वस्तु है, जो कॉन्सेप्ट है, वो समझ में आता है लोगों को। नहीं तो ये कैलकुलस अक्सर लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होता था, मुझे भी बहुत बहुत कष्ट हुई थी, क्योंकि ठीक से लोग समझाते नहीं हैं इसको। बाद में मैं इतना इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ने को गया तो भी उसमें से कैलकुलस ही वो विषय था जो, क्योंकि शुरू में ही ठीक से समझाया नहीं गया था, तो उसको लेके समझने में, उसकी जो हिसाब वगैरह करने में दिक्कत होती थी। तो कैलकुलस में भी ये दिखाया जाता है, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। इंटीग्रल मैं उसमें समझाने नहीं जा रहा हूँ, वो बहुत गहरा विषय है, अभी हो नहीं पाएगा। और लेकिन इतना बहुत आसानी से आपको समझा सकता हूँ कि इंटीग्रल कैलकुलस है ये होलिज्म, ये पूर्णता को लेकर, और डिफरेंशियल कैलकुलस है टुकड़ेवाद को लेकर। टुकड़े 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 करके किसी भी चीज़ को समझा जाता है। एक गोल आकार कुछ है, उसका इंटीग्रल, पूरा गोल को समझने के लिए पूरा का जो विषय वस्तु है, गोल जो कैसे काम करता है, क्या नहीं होता है, उसका जो गणित है वो इंटीग्रल हो गया। लेकिन उस गोलाकार को जब टुकड़े 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 छोटा 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 टुकड़े टुकड़े करके देख रहे हैं, तो वो डिफरेंशियल हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस में आ जाता है कि हर चीज़ को जब हम छोटे छोटे टुकड़े का जो उसमें जो गुणवत्ता है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो प्रॉपर्टी है, उसको जब हम समझते हैं तो वो डिफरेंशियल कैलकुलस से उसको समझते हैं, और फिर उसको सब कुछ जोड़ के इंटीग्रल, उसका जो परिपूर्णता है उसका गणित भी कर लेते हैं। तो ये हाथ से हाथ मिल के चलता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इसी तरह से जीवन में भी ऐसा ही है, पूर्णता और टुकड़े टुकड़े करना, ये दोनों मिलकर चलता है। समझना है कि किस डोमेन में, किस डायमेंशन में टुकड़ेवाद की प्राधान्य है और किस डोमेन में इंटीग्रेशन, होलिज्म या यूनिवर्सलिज्म या पूर्णता की आबादी है। तो ये ना समझने से बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। हम लोग देखते हैं इतना जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत हिंदू मुसलमान धर्म को लेकर, कृष्ण ईसाई सिख, ये सब धर्म को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, या जेंडर को लेकर आजकल कॉन्फ्लिक्ट्स है। या आप देख रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी, मर्द ऊपर है कि लेडीज़ जो है वो ऊपर है, किसका ज़्यादा चलना चाहिए, वो उनका राइट्स समान होना चाहिए, नहीं हो, ये सब लेके बहुत विवाद हो जाती है। अब विवाद का वस्तु ही नहीं है अगर आप समझ लें कि ये जो फिजिकल या टाइम एंड स्पेस का डोमेन है, इसमें सब कोई अलग है। कोई, आप हिंदू में ही भी ऐसे हो नहीं सकता है कि हर हिंदू इंसान या हर मुसलमान एक बराबर हो। हर कोई उसमें बटे हुए हैं, हर इंसान अलग है। ऐसा नहीं कर सकते कि इतने जो हिंदू हैं वो हर कोई एक बराबर है, जो मुसलमान एक बराबर है। हर इंसान का स्वधर्म है, वो अलग अलग है फिजिकल एनर्जेटिक डायमेंशन में, और हर इंसान एक है स्पिरिचुअल डायमेंशन में, यानी चित्त का, मनश्चित्त का जो डायमेंशन है उसमें। कहाँ हम लोग गलती कर बैठते। देखिए, काव्यिक तौर में कहा जाता है हिंदू मुसलमान सब में तो एक ही खून बह रहा है, बिल्कुल गलत है। मेरे पिताजी और मैं, मेरे माता और मैं में भी खून अलग है, मुझ में ही खून अलग है। आज का खून टेस्टिंग कराऊंगा और 10 दिन बाद टेस्टिंग कराऊंगा, देखूंगा कॉम्पोजिशन में थोड़ा फर्क है, तो खून ऐसे एक बराबर कैसे हो गया? खून तो अलग है, क्योंकि खून को हम छू सकते हैं, वजन कर सकते हैं, वो टाइम एंड स्पेस का डायमेंशन हो गया। हाँ, काव्य के तौर में हम बोलते हैं हर किसी में एक ही खून बहता है, इस तरह से हम बोलते हैं, पर वो सही नहीं है। सही ये है कि जो चित्त है वो भी जो निर्विकल्प चित्त है, वो निर्विकल्प चित्त मतलब ऑब्जेक्टलेस, किसी और चीज़ के साथ हम जो हमारा जो चेतना है वो किसी और के साथ जुड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। उसको समझने के लिए जो चेतना को हम समझ पाते हैं, जिसको हम व्यवहार करते हैं, जो चेतना हम में से प्रकाशित होता है, वो चेतना जो है वही सिर्फ एकमात्र वो चीज़ है जो हर किसी में एक है। वो बदल हो ही नहीं सकता है, उसको आप तोड़ ही नहीं सकते हैं, उससे कुछ ले ही नहीं सकते हैं, उसमें कुछ जोड़ ही नहीं सकते हैं। वो आप हिंदू हो, मुसलमान हो, मर्द हो, जनानी हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बड़े हो, छोटे हो, मर गए हो, जिंदा हो, कब के हो ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर किसी में वही एकमात्र वो है जो एक है, और वो एकमात्र बोलना अलग है, क्योंकि वही है, वो एक या दो से नहीं गिना जा सकता है। भाषा व्यवहार करते हैं तो वो एकमात्र बोल रहे हैं, ओनली बोल रहे हैं, लेकिन वो ही है, तब उसके सिवा और कुछ नहीं है। वो डायमेंशन, जब निर्विकल्प के डायमेंशन में हम आ गए। निर्विकल्प क्या है ये समझाने के लिए एक और संवाद चला जाएगा, पर वो थोड़ा बहुत, हम ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत अधूरा चीज़ नहीं है। रोज़ हम लोग इसको निर्विकल्प को समझते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हिमालय पर्वत पे जाकर
साधना कर रहे हैं वही समझ सकते हैं और आप गृहस्थ में बैठे हैं तो नहीं समझ सकते, ऐसे कोई बात नहीं है। वो समझ के इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि निर्विकल्प की समझदारी हम सब में बहुत ऐसे ही आ जा सकता है और आते रहता है। तो वहाँ पर हम सब एक हैं, वहाँ पर बराबरी है, वहाँ पर पूर्णता है। और जो जैसे हम स्वविकल्प के ओर बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स के ओर बढ़ते हैं, पार्थिव के ओर आ जाते हैं, जीवन को उस तरह से अनुभव करते हैं, तो वहाँ पर टुकड़े से ही हम अनुभव करते हैं, टुकड़े से ही जगत को चलाते हैं। जगत को पूरा एक खिचड़ी बना के नहीं चला सकते, सबको एक बनाकर नहीं चला सकते हैं। जगत को चलाने के लिए, हैंडल करने के लिए हमको टुकड़ों की ज़रूरत है। एप्पल और केले को फ़र्क करना पड़ेगा। एप्पल के बीच में 10 एप्पल है, हर एप्पल को फ़र्क करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ से जब हम उसके गुणवत्ता के बारे में आ गए, हम बिल्कुल निर्विकल्प में आ गए, चेतना के डोमेन में आ गए, तो वहाँ पर हम पूर्णता को एहसास कर सकते हैं, एकात्मता को एहसास कर सकते हैं। तो आज का विषय यही था। पता नहीं कितना समझा सका, इस विषय को लेकर चलते चलेंगे, लेकिन समझने से भी ज़्यादा आप अगर कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का ये जो हमारा साधना पद्धति है, इसके साथ जुड़ के इस विषय को लेकर समझ कर तब चलने की प्रयास करें तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।